राम राम भाइयों। शान हाल चाल सब ठीक। वेरी गुड। आपका सबका अपना स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस पर। मैं आपका बड़ा भाई अंकुर शर्मा। कल अपने बढ़िया शानदार तरीके से घर्षण वाले टॉपिक को पूरा किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने कल पढ़ लिया होगा और उसको अगर कोई भी तकलीफ आए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि आपके और क्या क्या प्रश्न है। मैं हमेशा आपके लिए 24 घंटे तैयार हूँ। आज अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न, चलिए बताओ कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। अब आप कहेंगे कि सजीव तो साहब जिसमें गति होती है वो सब सजीव है, पंखा भी चलता है, मोटरसाइकिल भी चलती है, उसमें क्या होगा, वो सजीव हो गया क्या? आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल सजीव नहीं है। तो फिर आप कहोगे कि सर हम खाना खाते हैं, शायद सजीव खाना खाते होंगे। भाई भोजन की आवश्यकता कहने का मतलब तो गाड़ी को भी भोजन की आवश्यकता होती है, पंखे को भी भोजन की आवश्यकता, उनका भोजन अलग है, क्या पेट्रोल है, इसका बिजली है, सबका भोजन अलग अलग है। तो सर बताओ क्या हो सकता है। तो सजीवों की सबसे बड़ा गुण होता है जिसका कोई तोड़ नहीं, बाकी हर चीज के लिए आप तोड़ दे सकते हो, ये होता है तो वो, ये होता है तो वो, उसमें नहीं होता है उसमें होता है, लेकिन आप सबसे बड़ा अगर सजीवों का कोई गुण है तो वो है जनन। क्या है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सजीवों का सबसे बड़ा गुण कौन है? जनन। कौन है? जनन, यानी रिप्रोडक्शन। तो आज हम पाठ पढ़ने पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन। पार्ट नंबर 6 है आपका जंतुओं में जनन। अब आप मुझे बताओ कि जनन होता क्या है। जनन क्या होता है? आपने खूब पढ़ा है जनन जनन जनन, लेकिन जनन होता क्या है? जनन का मतलब होता है अपने समान जीव उत्पन्न करना। क्या बोला? रिपीट कर रहा हूं मैं, अपने समान जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। वेरी गुड, 2-3 बार पढ़ लेना, इसको याद हो जाएगा। अपने समान जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने समान जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनन की आवश्यकता क्यों है? आप कभी जान पाए हो कि जनन ही सजीवों का मुख्य गुण है? भाई किसी भी एक चीज बताओ मुझे कि अगर जनन नहीं हो, यानी कोई नया जीव उत्पन्न नहीं हो, तो जैसे मान लो आपके दादाजी हैं, बुढ़े हो गए होंगे, कभी ना कभी तो भगवान के पास जाएंगे, पिताजी कभी वो भी सरकेंगे, कभी मैं भी सरकूंगा, कभी आप भी सरकोगे, सब एक दिन परमात्मा से मिलन होंगे। लेकिन जो पुराना जीव है वो अपना नया जीव उत्पन्न करके जाता है ताकि उस जाति की अस्तित्व बनी रहे। क्या बोला मैंने? जाति की अस्तित्व और उसकी जाति की निरंतरता बनी रहे। कौन सी जाति? ब्राह्मण, खटीक है, बनिया, ये अरे भाई ये जाति नहीं है। जाति होती मनुष्य जाति, गाय जाति, भेड़ जाति, बकरी जाति। अपने 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 समान जीव, यानी भेड़ भेड़ को ही उत्पन्न करेगा, मनुष्य मनुष्य को उत्पन्न करेगा। चलो अपनी जाति कौन सी है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बता दो। होमोसेपियंस। कौन सी है? होमोसेपियंस। होमो वंश है और जाति सेपियंस है। ठीक है, तो मनुष्य की आज से जाति तुम्हारी सब कौन सी होगी? सेपियंस जाति की हो तुम। पूरा नाम क्या तुम्हारा? होमोसेपियंस। ठीक है, तो जनन की पहली बात पढ़ ली अपन ने, अपने समान जीव उत्पन्न करना। मनुष्य मनुष्य ही उत्पन्न करेगा, भेड़ भेड़ उत्पन्न करेगी, बकरी बकरी उत्पन्न करेगी। ठीक है, ये हो गई जनन की परिभाषा। अब मैं यहां लिख देता हूं जनन की परिभाषा कि अपने समान जीव उत्पन्न करना। चालू है क्या? तो ठीक है भाइयों, मैंने आपके पास में यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख दी, जंतु में जनन की परिभाषा लिख दी। अब इसको आपको नोट कर लेना बिल्कुल। अपने समान जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन की आवश्यकता क्या होती है? प्रत्येक जाति की निरंतरता व अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। आपको पता है कि पहले क्या थे? डायनासोर थे, लेकिन डायनासोर क्या हुआ? किसी भी कारण से खत्म हो गए, अपने समान नए जीव उत्पन्न नहीं कर पाए और वो जाति बिल्कुल आज की तारीख में बिल्कुल खत्म है। अब इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है अपना कि जनन के प्रकार क्या है। कौन से? जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार। जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार का था? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला अलैंगिक जनन, मैं लिख रहा हूं यहां पर, फिर समझा रहा हूं अभी। अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। कौन सा भाइयों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये 2 प्रकार का जनन होता है आपके पास में। अब यहाँ अलैंगिक जनन, वैसे कायिक जनन भी एक प्रकार है, वो भी अलैंगिक में ही आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले 2 चीजों के बारे में अपन जान लेना। 2 चीजें आ गई साहब, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन में देखो, यहाँ अपन कोई बहुत ज्यादा डिटेल की बात नहीं करें, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपको क्रीम माल दिया जा रहा है, तो सिर्फ इनको रट के भी चले जाना है। और जैसे जो जितना अभी समझाने में कम समय है अपने को, और उसके हिसाब से अपने को ढंग से नोट्स बनाकर उसको रीडिंग करके बार बार याद करके वहां छापने का भी प्रयास है अपना। तो अलैंगिक जनन का मतलब क्या हो गया
कि भाई जब जब किसी जनन के अंदर एक जनन की एक प्रक्रिया है जिसके अंदर केवल एक जीव की आवश्यकता होती है, केवल एक जीव की आवश्यकता होती है। जनन में कितने, एक जीव की आवश्यकता होती है, तो वो क्या होगा, अलैंगिक जनन। यदि किसी जनन में एक जीव की आवश्यकता होती है या एक जनक जीव ही नए जीव को उत्पन्न कर दे, एक जनक जीव ही नए जीव को उत्पन्न कर दे, कुल मिला के यहाँ एक जीव ही दूसरे जीव को उत्पन्न करा, दो जीवों की आवश्यकता नहीं हो रही है। लेकिन लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, नर और मादा। तो यहाँ से नर में जो युग्मक उत्पन्न होता है, आपने पढ़ा ही होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक का नाम क्या है, क्या बताओ भाई, नर युग्मक का नाम शुक्राणु और मादा युग्मक का नाम अंडाणु। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलेंगे तो उससे कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। अब इसको मैं एक बार इसकी परिभाषा लिख देता हूं अलैंगिक जनन की, फिर अलैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में अपन पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की मैं परिभाषा लिख रहा हूं। हाँ भाई, अब मैंने आपके सामने परिभाषा लिख दी अलैंगिक जनन की, तो वो क्या है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ऐसा जनन जिसमें एक जनक जीव ही नई संतति उत्पन्न करे। जनन का मतलब ही है कि अपने समान जीव उत्पन्न करना और अपने समान संतति उत्पन्न करना। तो ऐसा जनन जिसमें एक जनक जीव ही नई संतति उत्पन्न करे उसे क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। उसे क्या कहते हैं भाई, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि सब मेरी नजर में इस पूरे पाठ का एक तो दो चित्र हैं जो भी बता दिए जाएंगे, और सबसे अहम जो इसमें प्रश्न पूछा जाता है वो अलैंगिक जनन से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। जो क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो कहां से होता है, अलैंगिक जनन से। तो अलैंगिक जनन तो परिभाषा मैंने लिख दी। अब अलैंगिक जनन के जो प्रकार है, टाइप्स, ये जो टाइप्स है इसको आपको देखना होगा। इसका पहला टाइप है, देखो, मुकुलन। क्या है, मुकुलन। अब सबसे पहले आपको मुकुलन को समझना होगा। अब मुकुलन होता क्या है, देखो, मुकुलन को इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं भाई, बडिंग, बडिंग। अब बडिंग का मतलब होता है क्या है, देखो, मुकुलन यानी बडिंग। मुकुलन क्या होता है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि होता किसमें। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके उदाहरण, एग्जांपल्स इसके सबसे वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल्स जो होते हैं इसके क्या होते हैं, हाइड्रा और यीस्ट। कौन होते हैं, हाइड्रा और यीस्ट। अपन एक हाइड्रा को जो आपकी किताब में बुक्स के अंदर आपके इसके अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है वो हाइड्रा है। अब हाइड्रा में होता क्या, देखो, हाइड्रा में क्या होता है, मान लो उदाहरण के तौर पे हाइड्रा का डायग्राम किसी प्रकार से बना सकते हो। मान लो ये कोई हाइड्रा है, ये कोई जीव है हाइड्रा, और हाइड्रा में क्या होगा, यहाँ पर अपने एक उभार होता है। उभार कह सकते हो, अतिरिक्त वृद्धि होती, कोशिकाओं में अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। आप जिसे आपके कभी कभी शरीर में गांठ हो जाती होगी, जो आपके शरीर में एक अलग से उभार नजर आता है, उभार कह दो, अतिरिक्त वृद्धि कह दो, गांठ कह दो। इस वाली गांठ को आप कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं, मुकुल। क्या कहते हैं भाई, मुकुल। और इंग्लिश में कहते हैं बड। क्या कहते हैं भाई, बड। अब जो ये मुकुल है, हाइड्रा में कोशिका की अतिरिक्त वृद्धि हो गई, एक गांठ हो गई, एक उभार हो गया, इस उभार को कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं भाई, मुकुल। वेरी गुड, बिल्कुल समझ में आ रहा है सबके, तो मुकुल कहते हैं। अब मुकुल ये जो होगा, धीरे धीरे ये जो गांठ होगा ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, और कई बार क्या होता है, इस गांठ से एक नई गांठ, इस गांठ से एक नई गांठ, इस गांठ से एक नई गांठ, तो एक चेन बन जाती है। तो ये जो नई नई गांठें हैं ये प्रत्येक यहाँ से सेपरेट होकर नया जीव बना देता है। तो यानी अब ये एक जीव है और नए जीव को निर्माण कर दिया। यहाँ कोई आपको दिखाई दिया कि दो जीव उत्पन्न कर रहे हैं किसी नए जीव को, नहीं, यहाँ पर एक ही जीव है वो नए जीव को उत्पन्न कर दे रहा है। और वो विधि कौन सी, क्योंकि इसके अंदर किसका निर्माण हो रहा है, मुकुल यानी मड का, अतिरिक्त उभार, गांठ, ठीक है, और कोशिकाओं की अतिरिक्त वृद्धि, ये जो मुकुल कहलाती है। और ये मुकुल स्वतंत्र होकर नए जीव का निर्माण करता है, इस क्रिया को कहते हैं मुकुलन। अभी लिख लेंगे अपन। और अब इसके बाद में दूसरी जो प्रक्रिया है इसके अंदर, द्विखंडन। द्विखंडन। अब द्विखंडन, आप नाम में पता चल रहा, खंड का मतलब होता है टुकड़े, खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। अब टुकड़े यानी द्विखंडन यानी दो भागों में बट रहा है। अब इसमें सबसे अच्छा उदाहरण आता है अमीबा। कौन है भाई, अमीबा। अमीबा का मतलब होता है अमर जीव, ये कभी मरता ही नहीं है। सबसे पहली बात, इसको मार लो, पीट लो, कुछ भी कर दो, इसको आप नमक के पानी में डाल दो, गर्म पानी में डाल दो, ये साले अपने ऊपर कोट बना लेगा, एक सुरक्षात्मक आवरण बना लेगा, ये मरेगा ही नहीं। जब इसको अनुकूल वातावरण बनेगा तो अपने कोट को उठा के वहां आजादी से डांस करेगा मस्त होके, ठीक है। तो ये है अमर जीव। क्या है ये, अमर जीव। अब इसको आप करोगे ले चाकू, ले अमीबा, ले अमीबा, जितने टुकड़े आप काटोगे उतने ही अमीबा बन जाएंगे। बात समझ में आ रही तुम्हारे को। यानी अमीबा क्या करता है, द्विखंडन द्वारा अपने जीव, अपने समान नए जीव उत्पन्न करता है। जैसे मान लो, और अमीबा की सबसे खास बात क्या होती है, अमीबा का आप चित्र ना ऐसे बनाओगे ना तो भी दुनिया में कोई नहीं, ये जोकर है, जोकर, हाँ, गाँव में आवा ना बेली, हाँ, जोकर अलग अलग
कोई रूप धारण करा बेरूपिया, यो बेरूपियो ऐसा कदे ईशान को रूप बना ले, कदे ईशान को रूप बना ले, इसके बिल्कुल अलग अलग रूप। कोई भी आप डायग्राम बना दो, खुद का डायग्राम बना दो, वो भी अमीबा का कभी गलत नहीं होता है। तो अमीबा का मान लो मैं डायग्राम बनाऊं इस प्रकार से, तो यहाँ बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक। देखो सभी प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक। और एक और चीज जानने की, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है, इसमें केवल एक ही कोशिका, और आपके जो शरीर में है ना, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आपके शरीर की जो सबसे, अगर आपको काटते जाए सबसे छोटे से छोटा टुकड़ा बनेगा ना, उसे कहते हैं कोशिका। ये शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई यूनिट है। और ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। उत्तक मिलकर आपके अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और अंग तंत्र जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र, जनन तंत्र भी पढ़ेंगे अपन। ये सारे तंत्र मिलकर आपकी शरीर का निर्माण किया। लेकिन सबसे छोटा भाग कौन हुआ, कोशिका। और कोशिका में भी बहुत अटम सटम बहुत घनी सारी चीजें भाई साहब। एक चीज को ना, कोशिका के अंदर केंद्रक वेंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी का लाइसोसोम, अटम सटम खूब आइटम फिट कर मेरे भगवान हुआ था। आंखें भी नदी के जिके अंदर अतरा सारा आइटम फिट कर ले दिया। अब इनमें एक आइटम मस्त आइटम फिट कर मिले, वो नाम है केंद्रक। कई नाम है केंद्रक, कई नाम है साहब केंद्रक। नाम में पता है, केंद्र यानी बीच में होगा, बीच में होता है, केंद्रक होता है। और ये मास्टर होता है, इस पूरी कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ओ खत्म, कोशिका खत्म। अब इधर देखो, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, यहाँ ये सिकुड़ती है साहब, ये बिल्कुल इसको दबाओ ना तो ये इस प्रकार से सिकुड़ने लगती है। अब ये सिकुड़ते सिकुड़ते क्या हो जाती है, डमरू टाइप में बन जाती है साहब। अब ये डमरू टाइप भी केंद्र का है। अब सबसे पहले केंद्र का विभाजन शुरू होता है यहाँ से, और जैसे ही केंद्र का विभाजन शुरू होगा, अब यहाँ केंद्र आधा इधर थोड़ा सा इधर होने लगता है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि एक, अब ये जो अमीबा अब केंद्र के साथ में कोशिका में भी विभाजन हो जाएगा। तो ये लो, एक कोशिका, ये कोशिका, इसमें भी एक नया केंद्र, इसमें भी नया केंद्र। अब मुझे बताओ, एक अमीबा से कितने के अमीबा बन गए भाई साहब, दो। कितने बन गए, दो। अब इसमें कभी भी दो जीव आए क्या, नहीं, एक ही जीव ने नए अमीबा बना दिए, दो। और कितने भागों में, एक कितने भागों में बट गया, दो भागों में बट गया, इसे कहते हैं द्विखंडन। एक बार इसको ऐसे ही छाप लो, और मैं अब इसके मुकुलन और द्विखंडन की चित्र नहीं बनाऊंगा, चित्र एक बार देख लो। अब मैं इसकी परिभाषा लिख रही हूँ एग्जाम में, आसान भाषा में इसको कैसे लिख सकते हो, ये आएगा, वेरी इंपोर्टेंट लिख देना, इसको ध्यान रख लेना, वेरी इंपोर्टेंट। हाँ, यहाँ छपेगा, हूबहू छपेगा। हाँ भाई, अपन ने यहाँ परिभाषाएं लिख दी जो मैंने आपको समझाया था, मुकुलन और द्विखंडन। तो अलैंगिक जनन के वापस बता रहा हूँ, मुकुलन और द्विखंडन दो प्रकार। सबसे इंपोर्टेंट फिर बता रहा हूँ मैं, अलैंगिक जनन सबसे इंपोर्टेंट है। तो मुकुलन क्या है कि किसी जीव में किसी जगह कोशिका में अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है ना, कोशिकाओं की अतिवृद्धि, में की जगह या लिख दो, कोशिकाओं की अतिवृद्धि हो जाती है, अर्थात उभार या गांठ हो जाती है, तो उस उभार को मुकुल कहते हैं। और ये जब ये मुकुल जनक जीव से अलग होकर नया जीव बनता है, तो ऐसा जनन क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। अलैंगिक जनन का पहला प्रकार लिख दिया, और इसके हाइड्रा और हिस्ट आप याद रखेंगे एग्जाम्पल्स। अब इसके द्विखंडन की बात करें कि अलैंगिक जनन जिसमें कोई जीव दो भागों में टूटकर दो जीव बनता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। यह प्रक्रिया कहां से शुरू होगी भाई, केंद्र के दो भागों में विभाजन से शुरू होती है, विभाजन से शुरू होती है, और फिर पूरी कोशिका में विभाजन होता है। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा, अमीबा। अब इसको आप क्या कर लो, छाप लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो टाबरो, अब इतनी देर अपन ने क्या पढ़ा था, अलैंगिक जनन। अब पढ़ रहे हैं अपन लैंगिक जनन। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले अलैंगिक जनन में क्या था, एक ही जीव नए जीव को उत्पन्न कर रहा था। अब अलैंगिक जनन का, सॉरी, लैंगिक जनन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर दो जीवों की आवश्यकता होगी। कितने जीव, दो, नर और मादा। अब नर मादा जो जीव उत्पन्न होंगे, उसमें क्या क्या चीजें होगी, देखो सबसे पहले आप दो चीजें समझनी होगी। एक तो शब्द आएगा नर युग्मक, आपके अनुभवी गुरुजनों ने आपको युग्मक के बारे में बताया ही होगा, फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूं। एक होता है मादा युग्मक, मादा युग्मक। आपने पढ़ा होगा कि मनुष्यों को जो मनुष्य बनाता है ना, आपसे कोई ऐसा कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लिया करो किसी से, एक बात बताओ भाई, बंदर के पूंछ है, अपने पूंछ क्यों नहीं है, गाय के सींग है, अपने सींग क्यों नहीं है। तो सबसे बड़ी ध्यान देना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। किसी को जाके आज पूछना आपके पड़ोसों में, आओ बताइए पागल ले जाएगी, तो दिमाग खराब है कि वहां बांदरों जी के पूंछ हो, गाय जी के सींग हो। आपने क्या मैंने कहा, अरे भाई वो बात नहीं है। आपने कही है एक बस है, बस ध्यान रख, वो बस को नाम है गुणसूत्र। कई नाम है साहब, गुणसूत्र, क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, इन ये होते हैं, इसकी संख्या मनुष्य में होती 46,
अब देखो 46 गुणसूत्र जिसमें होंगे वो मनुष्य होगा, पहली बात ध्यान रख लेना। हाँ बिल्कुल, घोड़े, सुअर, गाय सब में अलग अलग गुणसूत्र होते हैं भाई साहब। 46 गुणसूत्र मतलब मनुष्य। और इन गुणसूत्रों के अंदर भी एक बेटा होता है, उसका नाम है, देखो ये सवारी है जिन। क्या होते हैं? जिन। ये हो गई बस आपकी। और इस गुणसूत्रों के अंदर एक जीन होते हैं। ये जो जीन है, ये जो जीन है ये क्या है? ये जीन जो है ये है सवारी। और इन सवारी के सब सवारियों के हाथ में क्या है? एक चिट्ठी है। क्या है साहब? चिट्ठी। इस चिट्ठी पर कुछ ना कुछ सूचना लिखी हुई है जो किसी दूसरे तक पहुंचानी है। यानी आपके अगर मान लो सींग उगाने वाली जीन है तो आपके सींग उग जाएंगे। तो गाय में क्या है साहब? सींग उगाने वाली जीन है। और बंदर में पूंछ वाली जीन है, और तुम्हारे दोनों नहीं है। अब एक और मजे की बात बताऊं भाई साहब, ले छोरा और छोरिया में भगवान एक बहुत बड़ो अंतर कर रखियो। हाँ बताओ कशो अंतर? सब जीन जो था का मैं उनमें है, लेकिन एक अशो जीन है, एक अशो जीन है बहुत दुखती रखबा हाथ रख रही हो ताका पे गंज ताका देखो मम्मी पापा ने गंजापन, गजा गंजापन। हाँ गंजा हो बाबा जो जीन है वो छोरिया में न रेवे, खाम रेवे, छोरा में ही रेवे साहब। ध्यान रख ओटा एक अंतर कर रखियो। तो जीन मतलब आपकी सभी सूचनाएं, आपके सब लक्षण को कंट्रोल करने वाला है जीन। और अभी आपने एक बस का नाम पढ़ा गुणसूत्र। और कितने गुणसूत्र होते हैं भाई? कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। और ये जोड़े में होते हैं। और जोड़े में बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। शॉर्ट में बता देता हूं, इसके बाद में अपन जो पाठ पढ़ेंगे यौनारंभ उसमें बढ़िया डिटेल से पढ़ेंगे। 23 गुणसूत्रों में एक तो होता है कायिक गुणसूत्र जो आपके शरीर का निर्माण करता है। कायिक गुणसूत्र, इनकी संख्या होती है 22 जोड़ी। कितनी? 22 जोड़ी। और एक जोड़ी में संख्या होती है दो, तो टोटल हो गए 44, है ना, सोमेटिक क्रोमोसोम। और अब दूसरा होता है कौन सा? लैंगिक गुणसूत्र। कौन सा? लैंगिक गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करता है। ये संख्या होती 2। अगर टाबर होई तो उमा होई एक्स वाई, और अगर मान लो छोरी होई टाबरी होई तो उका मायना होई एक्स और एक्स। ध्यान रख जो, समझ में आ गई ना? अब ये जो लैंगिक गुणसूत्र है इसको बनाने के लिए यहाँ पर शरीर में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है भाई? अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन से कुछ कोशिका का निर्माण होता है। तो नर में अर्धसूत्री विभाजन जो लैंगिक गुणसूत्रों के अंदर होंगे। अब ये जो नर के अंदर एक कोशिका का निर्माण होगा उसका नाम होता है शुक्राणु। क्या नाम होता है भाई? शुक्राणु। और मादा में क्या होगा? अंडाणु। मादा में क्या होता है? अंडाणु। इनमें भी 23 गुणसूत्र, इनमें भी 23 गुणसूत्र। अब यार बताओ, देखो अगर यहाँ में 46 क्यों हो? या शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, उसे कहते हैं नर युग्मक। नर में होने वाला नर युग्मक जिसका नाम है शुक्राणु। और मादा में क्या होता है? अंडाणु। इन सब में 23 गुणसूत्र होते हैं। छापना तो छाप लो, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं, एक बार रोक के इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं मिटा रहा हूं। बात समझ में आ गई था? नर युग्मक कही, मादा युग्मक कही। हाँ अतरी बसवाड़ करी, समझ में आनी छावे। हाँ भाई, लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? जब नर के तो शुक्राणु और मादा के अंडाणु संलयन का मतलब जब मिलते हैं तो ऐसा जनन क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। तो मैं लिख रहा हूं परिभाषा। हाँ भाई, अब अपन ने क्या किया कि लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा। तो जनन का ऐसा प्रकार जिसमें नर युग्मक जो भी बताया आपको शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक जो कि अंडाणु है का संलयन यानी दोनों मिलते हैं और नया जीव बनता है, उस क्रिया को आप उस जनन का नाम क्या कहते हैं? उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ये बढ़िया याद कर लेंगे। अब इसके बाद में वैसे जनरली मेरे हिसाब से कभी पूछा नहीं जाता। इसमें सबसे बड़ी बात आप क्या, अब यह लैंगिक जनन पढ़ा तो आपने ये पढ़े सारे। अब इनमें नर में अलग जनन अंग हो गए और मादा में। तो नर जनन अंग और मादा जनन अंग, दो चीजें दे रखी, वैसे नहीं पूछते। इनके सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनके चित्र। क्या चीज होती है भाई? चित्र। इनके जो डायग्राम्स है, लेवल डायग्राम, वो आपको आनी चाहिए। तो इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। अभी यहाँ मैं चित्र बनाऊंगा उसका कोई मतलब नहीं है, आप खुद को प्रैक्टिस करनी होगी चित्र की। जो बुक्स के अंदर आपका दे रखा है बिल्कुल साधारण चित्र है, उसके केवल नाम है, 2-3 नाम को याद करने। तो वहां लेवल डायग्राम आपसे पूछा जाएगा, तो वो चित्र बनाने की आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर जनरली मैं लिख रहा हूँ, इसको एक बार लिख लेना। एक बार मैं बता देता हूँ कि नर जनन अंग, इसमें एक जोड़ी वृषण होते हैं, टेस्टिस। इसमें एक जोड़ी वृषण होते हैं, 2 शुक्राणु नलिका होती है जिनके माध्यम से शुक्राणु आते जाते, और एक होता है शिश्न लिंग होता है,
और वृषण, वृषण क्या करता है, इसमें जो वृषण होता है ये एक ग्रंथि का कार्य भी करता है, ठीक है। तो इससे एक हार्मोन भी सीक्रेट होता है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है, वो एक अगले पार्ट में पढ़ेंगे अपन। लेकिन यहाँ पर जो अपन बात करें नर युग्मक कौन उत्पन्न करता है, वृषण, ये छोटे प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि नर युग्मक कौन उत्पन्न करता है, तो वृषण उत्पन्न करता है। और जिसे शुक्राणु कहते हैं, नर युग्मक को शुक्राणु एकल कोशिका होती है। यहाँ मैंने एन लिखा है, देखो टोटल 46 गुणसूत्र को साइंस की भाषा में 2n कहते हैं। तो बिल्कुल मैंने अभी बताया अर्धसूत्रीय विभाजन मियोसिस के द्वारा ये कितने रह जाते हैं, 23। 23 का मतलब ये भी आधे किया, इसका भी आधा किया, तो क्या हो गया ये n, यानी n या 23 गुणसूत्र इसको बोलते हैं। अब जो शुक्राणु होता है, कभी कभी आपसे हो सकता है कि पूछ ले कि भाई शुक्राणु का चित्र बनाओ, अब शुक्राणु का थोड़ा सा वर्णन कर दो, तो लो साहब, शुक्राणु सिर, मध्य भाग और पूंछ में होता है, इससे ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, और ये थोड़ी एक आधी चीज उसके ऊपर लिख देना कि भाई इसको वृषण द्वारा सिक्रेट होता है। मादा जनन की बात करें, एक जोड़ी अंडा से, अंडवाहिनी जिसे डिम्बवाहिनी भी कहते हैं, योनि और गर्भाशय। अंडा से क्या करता है, मादा युग्मक जिसे अंडाणु उत्पन्न करते हैं, अंडाणु कहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ ये चीज जरूर याद रख लेना कि मादा युग्मक जो है अंडा से अंडाणु उत्पन्न करते हैं। एक बार इसको छाप लो आप। ओके, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है, देखो निषेचन के बारे में अपन समझते हैं अपन कि भाई निषेचन है क्या। निषेचन मतलब सलियन है, किसका सलियन है, नर युग्मक और मादा युग्मक। अब आप बताओ नर युग्मक मतलब क्या होता है, हाँ अभी भी देखा अपन ने, नर युग्मक यानी शुक्राणु, और मादा युग्मक यानी क्या है, अंडाणु। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना, ये क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। क्या कहलाती है भाई, निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है, निषेचन। नर युग्मक यानी नर युग्मक, ये लो साहब नर युग्मक, जिसका नाम आपने दिया शुक्राणु। क्या नाम दिया भाई, शुक्राणु। चलो मैं एक केवल शुक्राणु लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे, बहुत होशियार हो गए, आनंद आ गया। शुक्राणु बहुत अच्छे स्टूडेंट है, शुक्राणु। अब ये शुक्राणु हो गए अंडाणु, अब अंडाणु भी समझ गए आप, मादा युग्मक। कौन क्या है, मादा युग्मक। ये लो साहब, ये मिलेंगे आपके फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर, जो डिम्बवाहिनी एंडवाहिनी पढ़ी ना हमने, उसके अंदर फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ये मिलते हैं। और इसका जो मिलना है ये क्या कहलाता है, निषेचन। क्या क्रिया कहलाती है, निषेचन। अब इस निषेचन के माध्यम से किसका निर्माण होगा, युग्मनज। किसका, युग्मनज। क्या नाम है, युग्मनज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं इसको, जाइगोट। इसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक है, तो युग्मनज आ जाए, जाइगोट आ जाए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो शुक्राणु और अंडाणु यानी नर युग्मक और मादा युग्मक, ये दोनों युग्मक मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, युग्मनज का निर्माण कर रहे हैं। अब आप देखो, अभी आपने पूछा था मेरे से कि ये भाई शुक्राणु और अंडाणु में 23 गुणसूत्री कैसे होते हैं, आपने तो बोला भाई 46 होने चाहिए मनुष्यों में, तो ये दोनों ही क्यों होते हैं, इधर देखो, इसमें भी 23 भाई साहब, इसमें भी 23। अब ये दोनों मिल रहे हैं तो युग्मनज में वापस कितने हो जाएंगे, 46। और ये युग्मनज ही ऐसा जीव है, प्रथम कोशिका है ये, जिससे मनुष्य का निर्माण होता है। इसी एक कोशिका से, ये प्रथम कोशिका कौन सी कहलाती है, मनुष्य की, युग्मनज, जाइगोट। इसी से ही पूरे मनुष्य का निर्माण होता है। अब ये जो युग्मनज है, इसी कोई अवस्थाएं से गुजरता है, देखो साइंस लंबी चौड़ी इसके अंदर। पहले क्या होगा, इसमें युग्मनज में विदलन होगा, 16 कोशिका, 32 कोशिका, 64 कोशिका, इस प्रकार से क्लीवेज आते हैं इसके अंदर, मोरूला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, फिर उसके अंग बनते हैं। इस प्रकार से युग्मनज का निर्माण होता है। अब ये जो युग्मनज है, अभी युग्मनज आगे विकसित होकर अभी पढ़ेंगे उसके अंदर भ्रूण का परिवर्तन। चलो थोड़ा बहुत यहाँ बता देते हैं। तो युग्मनज जो है, युग्मनज ही आगे विकसित होकर इसका निर्माण करेगा, आपका भ्रूण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा भाई, भ्रूण का निर्माण करेगा। और ये भ्रूण जो है अब ये विकसित होकर इसमें बिल्कुल अब हाथ, पैर, आंख, नाक बन जाएंगे। और ये सबके सब निर्माण कहाँ हो रहा है, गर्भाशय में। देखो यहाँ तक युग्मनज जो है ये क्रिया कहाँ हुई, आपकी फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। और 72 घंटे के बाद में ये कहाँ पर प्रत्यारोपित हो जाता है, इसे प्लांटेशन भी बोलते हैं, गर्भाशय। कहाँ पे और होगी ये क्रिया, गर्भाशय। कहाँ होगी अब आगे की क्रिया, गर्भाशय। यानी युग्मनज चला जाता है 72 घंटे बाद गर्भाशय के अंदर। अब ये जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय के बाद में ये जो थोड़ा बहुत विकास होगा, इसमें थोड़े बहुत शरीर उसका बड़ा होगा, उसे कहते हैं आप भ्रूण। क्या कहते हैं भाई, भ्रूण। अब ये जो भ्रूण है, अब इसमें थोड़ी दिनों बाद क्या होगा, हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे, आंख बनेंगे, तो इसको आप कहते हो गर्भ, इंग्लिश में कहते हैं फिटस। ये होता है गर्भ। और 9 महीने बाद म्या करता है, बच्चा बाहर आएगा साहब, 9 महीने, आफ्टर 9 मंथ ये हो गया बच्चा, नवजात शिशु, न्यू बोर्न बेबी, जिसको कहते हैं शिशु। अब बताओ शिशु की क्या परिभाषा होती है, जो बिना बताए करे सुसु, वो है शिशु। हाँ, कभी बता के करता है क्या शिशु, हाँ। लगभग अपन जनरली बात करते हैं 0 से 6 अवस्था तक कौन सा होता है,
शिशु होता है, शिशु बाद में बड़ा होकर क्या बनता है, बालक, येलो सा बालक बन गया। और बालक के बाद में पढ़ेंगे अगला पार्ट जिसे आप कहते हो किशोर अवस्था। हाँ भाई, 12 साल से लेकर 12 या 13 साल से 19। अब देखो इंग्लिश के अंदर 12 के बाद आता 13, 13 में 13 को इंग्लिश में बोलते 13, फिर आता 14, फिर 15, टीन 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 करते होता है इसको, इसलिए क्या कहते हैं, टीन एज भी कहते हैं। ठीक है, किशोर के बाद में फिर वो बाद में बड़ा युवा होगा, फिर बुजुर्ग अवस्था आएगी, और बुजुर्ग अवस्था युवा होगा, फिर प्रौढ़ होगा, और फिर बुजुर्ग, और लास्ट में डॉट 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 डॉट, यानी कभी भी फाइल सलट सकती है। कोई आदमी सुसाइड करने जाए ना तो उसको कहना, अरे भाई पहले शुक्राणु बना, फिर अंडाणु बना, युग्मन बना, भ्रूण बना, गर्भ बना, शिशु बना, तू बालक बना, किशोर बना। यहाँ आते ही सुसाइड मत कर, केवल 1-2 स्टेज ही पार करनी, तेरे को आराम से पार कर ले। तो ध्यान समझना, इतना मत समझा देना वरना नहीं करता हो सुसाइड कर लेगा। एक बार इसको छाप लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे निषेचन की परिभाषा लिख रहा हूं। एक बार छाप लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं। अब लिख रहा हूं मैं निषेचन की परिभाषा। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी निषेचन की साधारण भाषा में। तो आपने अभी देखा कि निषेचन क्या होता है, नर युग्मक यानी जिसे शुक्राणु कहा अभी आपने, मादा युग्मक यानी अंडाणु कहा, इनका मिलना क्या कहलाता है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ओके, अब निषेचन यहाँ 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन। पहला है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन, यानी जो भी आपकी शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की जो क्रिया होगी वो अंदर ही होगी। और अंदर कहाँ बताया था मैंने, फैलोपियन ट्यूब्स, यानी मादा के शरीर के अंदर, उसे कहेंगे आप आंतरिक निषेचन। ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर हो वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण, गाय, भैंस, मनुष्य और मुर्गी। आप सब जानते हो कि बच्चा जो जिसका विकास, इसमें सब में विकास कहाँ होता है, मादा के शरीर के अंदर। अब देखो यहाँ सबसे बड़ा एक मिथ क्लियर करता हूँ, मुर्गी, सब कहते हैं कि अंडे जो होते हैं ना, अंडे खिलाने के लिए आजकल प्रोटीन बढ़ाने के लिए डॉक्टर कहते हैं अंडे रिकमेंड करते हैं, भाई एग्स खाओ। तो अंडा क्या होता है बता देते, शाकाहारी अंडा कभी नहीं हो सकता। आप खुद सोचो निषेचन कौन सा हो रहा है इसमें, आंतरिक निषेचन, यानी इसमें शुक्राणु और अंडाणु मिलकर युग्मनज का निर्माण तो अंदर ही कर रहे हैं, और उसके ऊपर तो कवर बना के अंदर पोषण डाल के मुर्गी अंडे को बाहर निकालती है, और कुछ समय बाद उसमें जीव उत्पन्न हो जाता है। तो बताओ, जीव तो अंदर ही है, अब आप खाओ नहीं खाओ डेट इज योर चॉइस। बस मुर्गी का अंडा कभी शाकाहारी नहीं हो सकता है। आगे देखिए बाह्य निषेचन, अभी बताया आपको ऐसा निषेचन, बाह्य निषेचन का मतलब शुक्राणु अंडाणु का मिलना और बाहर की तरफ मिल रहे हैं। बाहर कहाँ, मादा के शरीर के बाहर, अभी बताऊंगा, एक बार पढ़ देता हूं। ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मछली, स्टारफिश व अन्य जलीय जीव। भाई जितने भी जलीय जीव है वो क्या करते हैं कि नर अपने शुक्राणु पानी में छोड़ देते हैं और मादा अपने अंडाणु पानी में छोड़ देते हैं, और वो देखो एक दूसरे को पहचानते हैं। वहां देखो विभिन्न प्रकार की तो मछलियां होगी, बहुत सारे अलग अलग जीव होंगे, उनके सबके शुक्राणु अलग अलग, अंडाणु अलग, लेकिन अपनी ही जाति के जीव के पास जाएंगे और उनको फर्टिलाइज करेंगे। ये ध्यान रख लेना, इन पे वैसे इनको पहचानने के लिए एक कार्बोहाइड्रेट होती है फर्टिलाइजिन प्रोटीन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होती है फर्टिलाइजन, और एंटी फर्टिलाइजन नाम की प्रोटीन होती है जो इनको पहचानने में मदद करती है। इतना आपके नहीं है तो इतना समझ लीजिए, 2 प्रकार का यहाँ निषेचन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है 2 नंबर 3 नंबर। तो एक बार इसको छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे चल रहा हूं, भ्रूण का परिवर्धन मिटा रहा हूं, ठीक है, ओके। अभी मैंने वैसे समझा दिया भ्रूण का परिवर्धन। हाँ भाइयों, अब नेक्स्ट टॉपिक जो अभी थोड़ी देर पहले जिसके बारे में चर्चा की थी मैंने लिख दिया है, इसको एक बार समझा देता हूं कि भ्रूण का परिवर्धन यानी भ्रूण का जो विकास कैसे होता है, उसमें परिवर्धन या डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। कि अभी आपने बात की थी शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से किसका निर्माण होता है, युग्मनज का, 2n, ओके, जाइगोट का निर्माण होता है। अब ये जो युग्मनज है, अभी बताया मैंने, इसमें बहुत सारे विधलन होते हैं, 16 कोशिका अवस्था होती है, 32 होती है, 64 होती है, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, इस प्रकार से। तो आपको केवल साधारण रूप से वहां क्या लिखना है, वो एक भाषा, बढ़िया भाषा यहाँ लिखी है कि युग्मनज में विभिन्न प्रकार के विभाजन होते हैं, क्लीवेज, ओके, विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप अब यह जो फलस्वरूप है, इससे मुझे एक बात याद आई। देखो एक बार मार साहब, अब वो मार साहब कहीं आ गए, मन एक बार बताओ, छोटा हाथ रखियो भाई साहब के, राम स्वरूप बीमार हुए, फलस्वरूप मर गए। अब मैंने साला 3 दिन मेरे को बुखार रखी और मैं घर वहां पर 3 दिन स्कूल गया ही नहीं। वापस जब गया तो मार साहब ने चमड़े के जूते से पहले तो धोया, बाद में पूछा कि बेटा आया क्यों नहीं। मैंने कहा कि आपने बात ही ऐसी कह दी कि मैं बीमार हो गया, क्या हुआ।
मैंने कहा आपने कहा कि राम स्वरूप बीमार हुए फलस्वरूप मर गए। मैंने कहा साला जो बीमार हुआ वो तो मरा ही नहीं, फलस्वरूप मर कैसे गया? अरे पागल, मार साहब ने कहा पागल कि राम स्वरूप बीमार हुए फलस्वरूप मर गए का मतलब है कि राम स्वरूप बीमार हुए परिणाम स्वरूप मर गए। मैंने कहा ले साला तीसरा मर गया, जो बीमार हुआ तो मरा ही नहीं। कहने का मतलब यहाँ केवल ये रिजल्ट की बात कर रहा है, यहाँ ये फलस्वरूप कोई आदमी मत समझ लेना इसको, कि जिसके फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज में विभिन्न प्रकार का विभाजन होता है जिसके स्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है, और ये क्रिया सबकी सब कहाँ हो रही है भाई? गर्भाशय के अंदर हो रही है, मादा के शरीर के अंदर। भ्रूण में विकास की प्रक्रिया द्वारा हाथ, पैर, सिर आदि अंगों का निर्माण होता है। इस अवस्था को गर्भ कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? गर्भ। यानी आपका जो ये भ्रूण है ये किसमें चेंज हो गया? गर्भ में। यानी भ्रूण का जो विकास होकर क्या बन गया? गर्भ बन गया। और 9 महीने बाद किसका जन्म हो जाता है? शिशु का जन्म हो जाता है। शिशु मतलब बिना बताए करे सुसु, वो है शिशु। ओके, आ जाओ। अब आ जाओ, यहाँ 2 प्रकार के जीव है। पहला लिखा है जरायुज और अंडप्रजक। जरायुज का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कुछ जो जीव है वो पहले अंडे देते हैं और अंडे से नया जीव उत्पन्न होता है, जैसे कि मुर्गी। लेकिन मनुष्य है, गाय है, भैंस है, ये डायरेक्ट क्या करते हैं कि किसी बच्चे को यानी शिशु को जन्म देते हैं। उसके आधार पर यहाँ 2 कैटेगरी डिसाइड की गई है। पहला जरायुज, ऐसे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज जीव कहते हैं। उदाहरण है मनुष्य, गाय, भैंस, बंदर। ये कभी ज्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न नहीं है। अंडप्रजक है ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं तब बाद में अंडे से शिशु बाहर निकलता है, उसे अंडप्रजक कहते हैं। उदाहरण है मुर्गी, पक्षी और छिपकली। एक बार इसको छाप लो आप या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, ये आज के इस पार्ट का अंतिम टॉपिक है। इसका नाम है कायांतरण। बड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना, कायांतरण। अब इसमें एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है आपका मेंढक, लेकिन कायांतरण समझ लो। काया मतलब आपका शरीर, शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं कि कुछ नए तरीका यानी उसमें गुण अलग हो जाते हैं। क्या मनुष्य भी कायांतरण होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो पैदा होता है ना वही बड़ा होता है, वही हाथ होते हैं, वही पैर होते हैं, बस इनकी जो ग्रोथ होती है, इनकी जो साइज होती है ये चेंज हो जाती है। लेकिन मनुष्य में कायांतरण नहीं होता। लेकिन कुछ जीव होते हैं जैसे मेंढक हो गया या आपकी इल्ली हो गई जिसे आप कैटरपिलर बोलते हैं। इनके क्या होते हैं? जो बच्चे होते हैं, जब शिशु होते हैं, उनके शिशु को बोला जाता है लार्वा अवस्था। क्या बोला जाता है भाई? लार्वा अवस्था। अब वो लार्वा अवस्था के गुण अलग होते हैं, मेंढक के लार्वा अवस्था के गुण अलग होते हैं। और जब वो बड़ा होगा, वयस्क होगा, यानी वो जिस जनन की अवस्था में आ जाएगा, जब वो वयस्क हो जाएगा तो उसके गुण बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। जैसे कि मेंढक है वो मांसाहारी होता है, लेकिन उसका जो शिशु होता है लार्वा वो मांसाहारी नहीं होता है, पत्तियां, हरी पत्तियां खाके वो जीवित रहता है। तो कायांतरण का मतलब क्या हो गया? काया का बदलना। तो इसको साधारण भाषा में अपन कैसे कहेंगे कि लार्वा अवस्था का किसमें बदलना? वयस्क में बदलना क्या कहलाता है? कायांतरण। वापस बोल रहा हूं, लार्वा का वयस्क में बदलना क्या कहलाता है? कायांतरण। अब यहाँ पर सबकी लार्वा अवस्था अलग अलग होती है। आपके यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है मेंढक का। किसका दिया हुआ है? मेंढक यानी फ्रॉग का। मेंढक का उदाहरण दिया गया। मेंढक की जो लार्वा अवस्था थी उसका नाम है टेडपोल लार्वा। क्या बोला मैंने? आई रिपीट, टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा किसमें बदलती है? वयस्क में बदलती है। और अब आप इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? एक हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि टेडपोल लार्वा का वयस्क में बदलना किस हार्मोन के कारण होता है? ये होता है थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। एक बार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था छोटा सा, यदि मेंढक की लार्वा अवस्था से थायराइड ग्रंथि को अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? भाई क्या होगा? वो हमेशा के लिए लार्वा अवस्था में रहेगा, उसका आकार बड़ा हो जाएगा और उसी अवस्था में वो जनन करने लग जाएगा। वो कभी भी वयस्क अवस्था प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूं, लार्वा अवस्था। हाँ भाई, कायांतरण अभी देखा मैंने, अभी बताया आपको, समझाया कि लार्वा अवस्था का वयस्क अवस्था में बदलना कायांतरण कहलाता है। कायांतरण की प्रक्रिया में मुख्य सहायक हार्मोन, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जैसे मेंढक के अंदर कायांतरण होता है। देखो मेंढक होता है वयस्क मेंढक, वो जनन की प्रक्रिया के द्वारा, आप देखा अभी आपने कि ये अंडप्रजक है तो सबसे पहले अंडे देगा और अंडे से इसका क्या जो शिशु निकलता है इसको कहते हैं आप टेडपोल लार्वा। अब ये टेडपोल लार्वा थोड़े दिनों बाद क्या होता है? वयस्क मेंढक में बदल जाता है। ये इसका जीवन चक्र भी इसको कह सकते हैं कि पहले वयस्क मेंढक अंडे देगा, अंडे से टेडपोल बनेगा और टेडपोल से वापस वयस्क मेंढक बनेगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो ये पाठ मेरी तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करवाया गया है। आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया है। और अंतिम के दिनों में मैं सब पार्ट का 2-2, 4-4 मिनट का जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको मैं एक बार डाल दूंगा। ओके भाइयों, जय हो बांके बिहारी लाल की जय।